आय बिना किसी वस्तु या सेवा के बदले प्राप्त होती है, यानी इसमें किसी प्रकार से कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता। हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय आय का लेखांकन चैप्टर अपन स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते करते हम अब आ गए हैं कारक आय और हस्तांतरण आय के बारे में। यानी अब हम इस वीडियो में कारक आय और हस्तांतरण आय मतलब साधन आय और जो ट्रांसफर इनकम होती है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि साधन आय, कारक आय क्या होती है और हस्तांतरण आय क्या होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय का जब हम आकलन करते हैं तो हम साधन आय को लेते हैं, जो भी हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम होती है उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो हम यहाँ पर थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि कारक आय क्या है और हस्तांतरण आय क्या कहते हैं, उसे हम किसे कहते हैं, किस प्रकार इसको अच्छे तरीके से परिभाषित। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कलर में अगर कोई चेंज करें तो अच्छा लगेगा। देख रहे हैं हम यहाँ पर कारक आय। कारक आय किसे कहेंगे? कारक आय उस आय को कहा जाता है जो उत्पादन प्रक्रिया में कारक सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त होती। कारक सेवाएं प्रदान करने के बदले में मतलब कारक आय, कारक सेवाएं, साधन मतलब साधन आय कह रहे हैं। साधन आय मतलब उत्पादन के साधनों के बदले में हम उत्पादक जो होता है वो उत्पादन साधनों का प्रयोग करता है और बदले में उत्पादन साधनों को उनका पारिश्रमिक देता है और वही कहलाती है साधन आय। और उत्पादन साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। अब वापस बात आती है, भूमि को क्या मिलता है? भूमि को मिलता है लगान, किराया। भूमि को क्या मिलता है? लगान, किराया, ध्यान रखिएगा। श्रम को क्या मिलता है? यानी हम जब किसी श्रम को लगा रहे हैं, मजदूर को काम पे लगा रहे हैं, श्रमिक को काम पे लगा रहे हैं, वो अपने श्रम की सेवाएं हमें दे रहा है, तो बदले में श्रम को दिया जाता है वेतन अथवा मजदूरी। श्रम को क्या जाता है? वेतन अथवा मजदूरी। पूंजी, उद्योग या उत्पादन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमें पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना पैसे के हम निवेश नहीं कर सकते, हम बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, हम मशीनरी नहीं ला सकते, हम प्लांट स्टेब्लिश नहीं कर सकते, हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो नहीं खरीद सकते। जब पूंजी लाता है उद्यमी जब पूंजी लाता है तो बदले में उसका रेंट उसे देना पड़ता है, वो कहलाता है ब्याज। ध्यान रखिएगा, पूंजी के बदले क्या दिया जाता है? ब्याज। फिर आता है उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। जो उद्यमी खुद होता है वह अपनी भी जोखिम लेता है। वो उत्पादन के साधनों को उत्पादन में लगाता है, उत्पादन करता है। उत्पादन की क्वालिटी कैसे रहेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रहेगी, मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा, प्राइस कितनी रहेगी, सब कुछ प्रकार के जोखिम वो लेता है और उसके बदले में उसे मिलता है लाभ। क्या मिलता है उसके बदले में? लाभ। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सामने है भूमि को मिलता है बदले में उसके लगान अथवा किराया। श्रम को भाड़ा भी हम उसको कहते हैं, भाड़ा मतलब किराया हो सकता है। ठीक है, श्रमिक को काम लगाया तो वेतन अथवा मजदूरी देंगे, पूंजी को लाए बदले में ब्याज दिया जाएगा और उद्यमी तो होगा उसके बदले में उसको लाभ अथवा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्पादन के साधन 4 प्रकार के हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है कि चूंकि यह आय उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने का अर्जित की जाती है, इसे द्विपक्षीय आय कहा जाता है। ध्यान रखना, साधन आय जो होती है ना वो होती है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय क्यों? साधन अपनी सेवाएं उत्पादन प्रक्रिया में देते हैं, बदले में उन्हें लाभ मिलता है। ये द्विपक्षीय सेवाएं, एक तरफा नहीं है। एक तरफ से उत्पादन के साधन अपनी सेवाएं जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में लगाते हैं, बदले में उन्हें आय प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम यहाँ पर द्विपक्षीय आय कहते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। नोट देख सकते हैं आप सामने आपके, उत्पादन के लिए आवश्यक प्राथमिक तत्वों को कारक कहा जाता है। मतलब उत्पादन के जो साधन होते हैं ना उसे हम यहाँ पर कारक कहते हैं। आप भी जानते हैं, नहीं जानते बता दें, उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। आगे बात समझ में? यानी कुल मिला के बात यह है कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय साधन आय कहलाती है। उत्पादन के कारकों को प्राप्त होने वाली आय कारक आय कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात। 4 प्रकार के उत्पादन साधन होते हैं तो 4 प्रकार की साधन आय हो जाएगी। अब बात आती है हस्तांतरण, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? ट्रांसफर इनकम कहते हैं, हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय क्या होती है? जो सिर्फ एक तरफा होती है। क्या होती है? जो सिर्फ एक तरफा होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहां पर उत्पादन साधन आय जो है वो एक तरफा होती है, यूनिटल, मतलब वन साइडेड है। मतलब वर्तमान में उसका पेमेंट किया जा रहा है, बदले में उसे किसी प्रकार से कोई वापस रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, वो सिर्फ सरकार से बुजुर्गों द्वारा दी गई पेंशन, बदले में बुजुर्ग कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी ये द्विपक्षीय नहीं है। वो क्या है? सिर्फ सिंगल टाइप का है, सिंगल प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये वो एक तरफा होती है।
ठीक है। तो हस्तांतरण आय क्या होती है, वो एक तरफा होती है, देखा अभी हमने। अब चूंकि यह किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं दर्शाती, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। बात को ध्यान दीजिएगा, हम इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी वस्तु सेवा के उत्पादन को नहीं दर्शाती है। हम राष्ट्रीय आय में उन्हें शामिल करते हैं जिसके बदले में कोई वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ हो। और जैसे मैंने अब आपको बताया है, जैसे कि छात्र बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, वापस को साफ करके देखते हैं। जैसे कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, जेब खर्च, ये चारों क्या है, वन साइडेड है, यानी सिर्फ एक तरफा है। इसके बदले में किसी प्रकार से कोई सेवा या वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। ये सिर्फ वन साइडेड है, इसलिए ये एक तरफा होते हैं, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये भी दो प्रकार की हो सकती है। कैसे? एक तो वर्तमान हस्तांतरण, मतलब प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में जो भी ट्रांसफर इनकम हो रही हो, एक तो वो कहलाएंगे वर्तमान हस्तांतरण, और दूसरा कहलाएंगे पूंजीगत हस्तांतरण, जो किसी पूंजी के बदले में लगातार मिलते रहें। कैसे? देखते हैं हम। वर्तमान हस्तांतरण आय से की जाती है, जबकि पूंजी हस्तांतरण संपत्ति से की जाती है। मतलब हमारी जो भी इनकम है, यानी जेब खर्च, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी क्या है? घर में फादर को मिलने वाली इनकम, आय जो है, उसमें से जेब खर्च दिया जाता है। ठीक है। साथ साथ देश की जो राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय में से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। उस देश की राष्ट्रीय आय में से जो छात्रवृत्तियां हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। फिर अगला क्या है, इसमें आपके सामने है अगला, वर्तमान हस्तांतरण सामान्यतः नियमित होते हैं, जबकि पूंजीगत हस्तांतरण अनियमित होते हैं। अब वर्तमान हस्तांतरण क्या हो गया कि हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। वर्तमान हस्तांतरण में क्या होता है, ये नियमित होते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हो गए हैं, स्कॉलरशिप हो गई हैं, विभिन्न प्रकार की इनामी योजनाएं हो गई, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये नियमित होते हैं, लगभग हर साल मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं। जबकि पूंजीगत हस्तांतरण होते हैं ना, यानी वो कोई मदद करता है। पूंजीगत हस्तांतरण मतलब ये है कि कोई बच्चा, मतलब वो पढ़ लिख लिया है, अच्छा पढ़ लिख लिया, उसके बाद क्या हुआ है कि उसके बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसके फादर ने कोई मदद की, उसके अंकल ने कोई मदद की, उसके दोस्तों ने कोई मदद की, कि वो वापस कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देना हो तो देना, बाकी नहीं देना कोई बात नहीं देना, उसे कहते हैं हम यहाँ पर पूंजीगत हस्तांतरण। तो वो अनियमित होते हैं, ऐसा नहीं कोई रेगुलर मिलते हैं, वो अनियमित होते हैं, वो रेगुलर नहीं मिलते हैं। फिर वर्तमान हस्तांतरण का उद्देश्य उपभोग होता है, यानी कंजप्शन पर्पज से होती है, जबकि पूंजीगत हस्तांतरण उद्देश्य पूंजी निर्माण होता है। मैंने बताया किसी प्रकार से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कोई दुकान परचेस करने के लिए तो होता है, वो सब कहलाता है पूंजीगत हस्तांतरण। तो वर्तमान हस्तांतरण के उदाहरण क्या हो सकते हैं? बुजुर्गों की पेंशन हो गया, कोई गिफ्ट हो गए, बेरोजगारी भत्ते हो गए। जबकि पूंजीगत हस्तांतरण में निवेश अनुदान, निवेश करने के लिए सहायता दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, या पूंजीगत लाभ कर हो गया, या युद्ध क्षति हो गई, ये सब। यानी युद्ध क्षति मतलब कहीं पर युद्ध हुआ है तो वहां पर मकान टूट गए हैं, बिल्डिंगें टूट गई हैं, सब कुछ नष्ट हो गया है, तो उसलिए फिर सरकार अपने वापस व्यवसाय को स्टेब्लिश करने के लिए पैसा लगा देती है, वहां के निवासियों को मकान बनाने के लिए पैसा देती है, तो वो सब यहाँ पर पूंजीगत हस्तांतरण कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। ये आपके सामने अंतर है। कारक आय और हस्तांतरण आय के बीच में हम यहाँ अंतर के बारे में जानेंगे, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले अर्थ देखें तो कारक आय कारक सेवाओं के बदले, कारक सेवाएं कौन सी, मतलब उत्पादन के साधन कौन कौन सा होते हैं? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है, इसके बदले में प्राप्त होते हैं। जबकि यह आय बिना किसी वस्तु या सेवा के बदले प्राप्त होती है, यानी इसमें किसी प्रकार से कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है, यह सिर्फ वन साइडेड होती, एक तरफा होती है। फिर उसके बाद यह कमाई की अवधारणा जो द्विपक्षीय होती है, मैंने बताया कि इसमें उत्पादन के साधन में सेवाएं देते हैं, इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा अपन ऊपर कर लेते हैं। ये अब क्या है कि ये द्विपक्षीय केस है, इसमें उत्पादन सेवाएं अपनी सेवाएं देते हैं और बदले उन्हें आय प्राप्त होती है। जबकि इसमें सिर्फ पैसा ही प्राप्त होता है, बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, बेरोजगारी भत्ते, ये सब क्या कहलाते हैं? ये वन साइडेड होते हैं। इसके बदले में कोई वापस उत्पादन या सेवा, वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। फिर आता है प्रकार, क्या हो गए, मतलब किराया हो गया, लगान हो गया, भाड़ा हो गया। फिर उसके बाद वेतन, मजदूरों को, श्रम को मिलने वाला वेतन हो गया। पूंजी के बदले मिलने वाला मुनाफा हो गया, पूंजी को मिलने वाला ब्याज हो गया। और उद्यमिता, एक उद्यमी को मिलने वाला मुनाफा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। जबकि हम इसमें देखें तो यह घरेलू, कॉर्पोरेट, सरकारी क्षेत्रों से होती है,
यानी सरकार से मिल सकता है या कॉर्पोरेट सेक्टर से मिल सकता है, घरों से मिल सकता है, कोई गिफ्ट हो गया, कोई दान हो गया, या कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ हो गया, या कोई बेरोजगारी भत्ता हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है राष्ट्रीय आय में किसको शामिल करें। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ साधन आय को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, जबकि जो हस्तांतरण आय है, ट्रांसफर इनकम, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके साथ कोई वस्तु सेवा का प्रभाव नहीं होता। मैंने बताया ये सिर्फ वन साइडेड है, सिर्फ पैसा आ रहा है, इसके बदले वस्तुओं सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है, ये नहीं जाता है। जबकि इसमें वस्तुओं सेवाओं के समानांतर चलता है। आप देखेंगे इसमें जो है क्या होता है, वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तुएं सेवाएं, जब साधन आए काम करेंगे तो पहले वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा, तो वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव होगा, और दूसरी तरफ उनको मिलने वाला फिर जो भी रिवार्ड होगा या उनका वेतन होगा वो इसमें शामिल करते हैं। तो ये समानांतर चलता है। ठीक है, ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ चलता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हस्तांतरण आय और कारक आय, इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी की है। अगर आपको वास्तव में समझ में आया है, डिटेल में समझ में आया दोनों टॉपिक के बारे में, दोनों टॉपिक क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करते हैं तो पता चलता है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत जो है वो सफल हो रही है। और अगर आपको लगता है कि माइंड में कुछ आया है कि वीडियो किस प्रकार का है, क्या नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी प्रकार का कमेंट है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर पॉजिटिव कमेंट है तो हमें अच्छा लगेगा, नेगेटिव कमेंट है तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आपको लग रहा है कि यह चैनल या वीडियोस, इस चैनल पर आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। बेल आइकन ऑफ है तो उसको ऑन कर दीजिए। और साथ साथ अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आप इससे जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में यही तैयारी चल रही है, वही 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप उसमें भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, हम वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी हम आगे आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरुजी, बाय बाय।